ओके। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। एक मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन और एक है मोशन इन ए प्लेन। और मोशन इन ए प्लेन में ही काम हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही टॉपिक काइनेमेटिक्स के हैं। ओके, तो ये फिजिक्स का ही पार्ट है और 11th का है। ओके, आज इसमें हम लोग हेडिंग दे रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग 2 ग्रुप में रख रहे हैं। एक को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं और दूसरे को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग हेडिंग दे रहे हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इसका हिंदी किया जाए तो स्केलर का मतलब होता है आदेश। स्केलर का मतलब होता है आदेश, 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 जिसमें दिशा नहीं। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि, जिनमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, उन्हीं को हम लोग कहा करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और केवल स्केलर्स भी कह सकते हैं। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ और हर सेकंड 2 मीटर चल रहा हूँ। ओके, तो कुछ नहीं है, स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है ना। तो वैसी क्वांटिटी जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड भाग करता है, वैसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, और केवल स्केलर्स कहेंगे, केवल स्केलर्स कहेंगे। ठीक है ना। ऐसी जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कहते हैं, जैसे अभी मैंने कहा डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल स्केलर है, मैग्नेटिक पोटेंशियल स्केलर है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी स्केलर है, जिसको शॉर्ट में ईएमएफ कहा करते हैं। वॉल्यूम स्केलर है, वॉल्यूम क्या है? स्केलर है। अब बिग एरिया भी स्केलर है और बिग एंगल भी स्केलर है। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स हैं। ओके, सभी स्केलर्स हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर और करस्पॉन्डिंग यूनिट। ठीक है ना। दीज फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed by a number and corresponding unit. These physical quantities can be manipulated by simple algebraic rules. Simple algebraic rules के द्वारा हम इनमें एडिशन कर सकते हैं, हम इनमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हम एडिशन करेंगे तो सेम यूनिट की क्वांटिटीज को, सेम क्वांटिटीज को करेंगे। नेचर सेम होना चाहिए। मास में मास को जोड़ेंगे, लेंथ में हम लेंथ को जोड़ेंगे, टाइम में हम टाइम को जोड़ेंगे, एनर्जी में हम एनर्जी को जोड़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सेम यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये डिफरेंट यूनिट हो सकती हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिंपली मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल अलजेब्राइक रूल्स से। तो फिर एक बार कह लो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड्स ओनली बट नॉट डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और केवल स्केलर्स कहते हैं।
जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वॉल्यूम है, बिग एरिया, बिग एंगल, और कहना चाहो तो मास कह सकते हो, और कहना चाहो तो टाइम कह सकते हो। ये सभी क्या है? स्केलर है। सभी क्या है? स्केलर है। ठीक ना? ऐसी क्वांटिटीज को हम सिंपल अलजेब्राइक रूल्स के द्वारा हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें अगर क्वेश्चंस की बात बनेगी तो यही एक क्वेश्चन हो सकता है, चूंकि इसमें एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें फोर्स लगा हुआ है, तो ये वेक्टर है। क्योंकि वेक्टर फोर्स वेक्टर होता है तो ये वेक्टर मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी सर्किट में एक चक्कर लगाने पर सोर्स जो एनर्जी सप्लाई करता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसलिए एनर्जी है ये। ओके, एनर्जी है। ये सब दिया हुआ है वोल्टा का, सब दिया हुआ है वोल्टा का, तो देख लीजिए। ओके, बड़े एंगल्स स्केलर हैं, बड़ी एरिया भी स्केलर है। ओके, तो इसको हम हटा रहे हैं, कहीं कुछ था नहीं। जहां तक एडिशन का सवाल है हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यूनिट्स को सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर हम 10 kg में हम 5 kg को ऐड करते हैं तो आसानी से ऐड किया जा सकता है, 15 kg हो जाए, कारण कि यूनिट्स दोनों सेम हैं। हम 10 kg से अगर घटाना चाहें कितना, 2 kg घटाना चाहें, हम आराम से घटा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 8 kg। तो यूनिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग कि 10 kg प्लस 5 मीटर बराबर 15 kg मीटर, ऐसा हम नहीं कर पाए। ये गलत है, ये गलत है। हम जो भी ऐड करेंगे हम सेम यूनिट को ऐड करेंगे, सेम। हाँ, गुना हो सकता है, गुना हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, डिफरेंट यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम यूनिट होना जरूरी है। ठीक है ना? हम केजी में केजी को ही जोड़ेंगे, केजी से केजी को ही घटाएंगे, लेकिन केजी में हम मीटर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि विजातीय राशियां हैं, अलग राशियां हैं। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का नियम लिया, डेल्टा क्यू बराबर कहा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कहा। ओके, और मैंने आपसे कहा कि किसी सिस्टम को, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 200 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं या 200 जूल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, और सिस्टम ने 100 जूल वर्क किया है। ओके, और आपसे कहता है कि बताइए कि एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, तो आसानी से कह सकते हो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 200 जूल माइनस 100 जूल, जो कि बराबर हो जाए किसके? 100 जूल। इस सिंपली एनर्जी को आपने क्या कर दिया है? घटा दिया है, सिंपली घटा दिया है। 200 जूल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड 100 जूल वर्क डन बाय दिस सिस्टम। ये सिस्टम के द्वारा वर्क डन है। तो व्हाट विल बी दी चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी कितना? 100 जूल बढ़ जाती है। ओके, तो सेम एनर्जी होने के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी सेम यूनिट्स होने के कारण हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल नंबर और एक, यानी एक नंबर और एक उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 10 kg है, इसमें 10 जो नंबर है और 1 kg जो है यूनिट है। तो a scalar physical quantity can be represented by a number and corresponding unit। 15 मीटर है, 15 into 1 मीटर ये करस्पॉन्डिंग यूनिट है। 100 सेकेंड्स
100 इंटू 1 सेकेंड, ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये यूनिट है। ओके, ये यूनिट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। स्केलर्स, अदिश भौतिक राशियां, अदिश जिनमें दिशाएं नहीं होती हैं, जिनमें दिशाएं नहीं होती। ओके, तो इस नेचर का क्वेश्चन अभी तक नीट वगैरह में नहीं है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा बाई चांस कोई क्वेश्चन बना दे। और सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली जो वर्ड वेक्टर है, दी वर्ड वेक्टर, दी वर्ड वेक्टर, जो वर्ड वेक्टर है, दी वर्ड वेक्टर means, vector means a carrier, carrier, carrier in Latin, in Latin, ये लैटिन वर्ड है। we suggest displacement, डिस्प्लेसमेंट, we suggest a displacement। इसका मतलब हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जो बिहेव करती हैं डिस्प्लेसमेंट की तरह, दैट इज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which behave like a displacement, like a displacement are called vector physical quantities, vector physical quantities। और केवल इनको कह सकते हैं हम वेक्टर्स कह सकते हैं, और वेक्टर्स कह सकते हैं, और वेक्टर्स कह सकते हैं। ओके, यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिहेव करती है किसकी तरह, डिस्प्लेसमेंट की तरह, डिस्प्लेसमेंट की तरह उनको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे और केवल वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन आप ये जो डेफिनेशंस हैं अच्छी किताबों में हैं। ओके, अब अगर हम और इसको कहना चाहें, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेक्टर एडिशन की बात बन जाती है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction, and obey a triangle of vector addition, vector addition are called vector physical quantities, इसको भी किताबें लिखती हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब तक आप वेक्टर को जन्म नहीं देते हैं तब तक लॉ कहाँ से आ गया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहाँ से आ गया। वही पहले वेक्टर आएंगे,
इसके बाद में उस पर एडिशन के नियम बनाएंगे। ओके, इसलिए अच्छा है कि आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें जो बिहेव करते हैं किसकी तरह, डिस्प्लेसमेंट की तरह, उनको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको भी आप अब कहना चाहो तो कह सकते हो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और जो ट्रायंगल ऑफ एक्सिलरेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं। लेकिन इसमें यही है कि ट्रायंगल ऑफ एक्सिलरेशन अगर इसको हम हटा लें तो आप करंट को देखते हैं कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहती है, डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन करंट स्केलर है, कारण कि वो ट्रायंगल ऑफ एक्सिलरेशन को फॉलो नहीं करती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे स्केलर्स। जहां तक एग्जाम्पल का सवाल है, आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट से ही आप शुरू कर सकते हैं। इसमें एक लीनियर शब्द लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, linear acceleration, linear momentum, force, ये सभी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, and gravitational field intensity, magnetic field vector या magnetic field intensity, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है। स्मॉल एंगल, स्मॉल एरिया, ये भी वेक्टर है। इस प्रकार के क्वेश्चन एम्स वगैरह में हुआ था जिसमें स्मॉल एरिया यानी एरिया को कहा था कि एरिया क्या है, तो उसका आंसर है कि बोथ स्केलर एंड वेक्टर। एरिया केवल कहा गया है या केवल एंगल कहा गया तो स्केलर एंड वेक्टर दोनों हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स वेक्टर हैं और बिग एंगल्स स्केलर है। तो ये क्वांटिटी भी क्या है, स्केलर्स हैं। किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट एक डायरेक्शन बताना पड़ेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक डायरेक्शन बताना पड़ेगी। तो ग्रेडियंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, स्मॉल एंगल वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर है। ग्रेडियंट ऑफ ऑल स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर्स हैं। ओके, तो ये सभी वेक्टर हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सियल हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये पांचों वेक्टर्स आर सूडो एक्सियल है। दीज आर सूडो एक्सियल वेक्टर्स, सूडो एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। ये क्वेश्चन कर देता है, जैसे एंगुलर एक्सीलरेशन का आप क्वेश्चन देख चुके हैं, नीट में देख चुके हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है। आसानी से कह सकते हो कि इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ में है। द डायरेक्शन of these vectors, is along axis of rotation, इनकी दिशाएं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ है। ओके, ये सारे वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ है, वो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, ये सभी एक्सिस के अलाउ है। और इनके अलाउ कोई फिजिकल मोशन नहीं है। जैसे पंखा अगर घूम रहा है तो निश्चित रूप से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, निश्चित रूप से इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन चूंकि कांस्टेंट स्पीड है और ये इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल्ड है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनमें जो भी वेक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो इसके एक्सिस के अलाउ है, इसके एक्सिस के अलाउ है। यही कारण है कि इनको एक्सियल वेक्टर्स कहा करते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अगर इनका मिरर रिफ्लेक्शन लिया जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी इन्वर्ट हो जाती है। ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ है। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। अब यहां पर एक बात और कह सकते हो कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, a line segment represents a vector, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, represents a vector। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्टेड हो गया, यहां पर चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज ए वेक्टर इज represented by an arrow, ऐसे भी कह सकते हो। यानी वेक्टर को हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर हुआ, इसको हमेशा हम लोग टेल कहते हैं, ये टेल है, या इसी को हम लोग और इसी को कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको। इसी को हम लोग ऑरिजिनेटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ओके। और इसको हम लोग कहा करते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, ये हेड ऑफ द वेक्टर है। और इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ओके। तो ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को शो करता है, और इसकी जो लंबाई है उससे हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ओके।
और यहाँ ध्यान रखिएगा कि एरो को हम अगर ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ये भी डायरेक्शन हो गई। यानी जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की बातचीत जब करते हैं तो किताब पढ़ रहे हैं और कहा जाता है किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया गया है और दिखाया जाता है डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है, ठीक ना, किताब से बाहर निकल रहा है। और इसको यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है क्रॉस। तो क्रॉस ये है वो टेल है, क्रॉस जो है वो क्या है, टेल है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोगों ने किससे लिखा है, ऐसे, इससे लिखा, ऐसे, ये क्रॉस कर दिया है, क्रॉस होता है ऐसे। तो कभी कभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की चर्चा जब करते हैं तो आप इस तरह का बनाते हैं, ऐसी फील्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यानी हम उसको उसके टेल को देख रहे हैं, हम उसके टेल को देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये टेल है, ये क्या है, टेल ऑफ द वेक्टर है, ये टेल ऑफ द वेक्टर है। और इसी को आपने स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा है, स्टार्टिंग अप पॉइंट भी कहा है, इसको आपने स्टार्टिंग अप पॉइंट भी कहा, और इसी को आपने ऑरिजिनेटिंग पॉइंट भी कहा है, ऑरिजिनेटिंग अप पॉइंट भी कहा है, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट भी कहा, इसको आप हेड कहते हो, एरो हेड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर कर रहे हैं, ठीक ना। सेगमेंट टुकड़ा है, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसका ही एक पार्ट है, सेगमेंट है, जिससे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ओके, अब इनका सिंबल क्या हो सकता है, हटा सकते हैं इसको, आई मीन सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली symbolically vectors are represented by English or Greek characters, by putting arrowhead on them, उन पर क्या रख देते हैं, एक एरो हेड रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर पी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर बी, वेक्टर अल्फा, वेक्टर थीटा, वेक्टर ओमेगा। तो ये सब सिंबॉलिकली है। अब जैसे किसी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये वेक्टर हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको ए एरो दे दीजिए, ये वेक्टर हो गया। ये आपको दूसरा वेक्टर बनाना है, जैसे ये रिप्रेजेंट करना है तो इस पर बी लगा दीजिए, बी हो गया। इस वेक्टर को हम ए के नाम से पुकारेंगे, इस वेक्टर को हम अब बी के नाम से पुकारेंगे, और कोई वेक्टर आपने बना दिया तो उसको हम सी के नाम से पुकारेंगे। ओके, और जनरली जैसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहा करते हैं उसको पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग भी पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम लोग ई से लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम लोग पी से, ए से, बी से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से लिखा करते हैं।
एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखा करते हैं, और टाउ को हम लोग टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखा करते हैं। ये सब वेक्टर्स हैं, सिंबॉलिकली सिंबल, यानी जब भी हम कोई वेक्टर बनाएंगे तो एरो के ऊपर हम एक कैरेक्टर जरूर देंगे। अब अगर स्क्रीन के मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो मैग्नीट्यूड को एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू कहा करते हैं, उससे साइन हटता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पर आप मोड चढ़ा दो, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, और एरो हटा दो, और केवल ए लिख दोगे। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसके साथ साइन नहीं रहता, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, ये क्या है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो किसी वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स ग्रीक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि लोअर केस और अपर केस में किसी केस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये अपर केस है और ये सब लोअर केस है, ये इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं और ये ग्रीक कैरेक्टर्स हैं। तो सिंबॉलिकली हम इंग्लिश कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, हम ग्रीक कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, थैंक यू।